गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हमने बक्सर का जो युद्ध था उसके बारे में पढ़ा और उस युद्ध का क्या महत्व रहा इसके बारे में बात की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बात करेंगे। बक्सर का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन मुग़ल सम्राट और अवध के नवाब के संबंध में नीति निर्धारण करने का काम जो है वो अभी भी बकाया रह गया था। इसके अलावा कंपनी के जो आंतरिक मामले थे उनमें भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी, क्योंकि अधिकारियों के बढ़ते हुए निजी व्यापार के कारण कंपनी को भी पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। इन सभी विषयों को ठीक ढंग से सुलझाने के लिए किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा। क्लाइव ने कलकत्ता पहुंचने से पहले ही मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी और उसका जो मीर जाफ़र का पुत्र था वो अल्पवयस्क था। इसलिए क्लाइव को इस समस्या का समाधान भी करना था। 1765 ईस्वी में जब क्लाइव कलकत्ता पहुँचे उस समय पूरा मुग़ल साम्राज्य जो था वो कंपनी के चरणों में पड़ा हुआ था। क्लाइव के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना आसान काम नहीं था। बक्सर के तुरंत बाद वेंसिटॉर्ट ने शाह आलम को अवध का सूबा देने का आश्वासन दिया था। उसने सोचा था कि यदि कंपनी की सीमाओं के पास ही मुग़ल साम्राज्य की सेनाएं रहेंगी तो कंपनी के हित अधिक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्लाइव का ये मानना था कि यदि अवध कमज़ोर मुग़ल सम्राट को दिया गया तो मराठे अवध पर निरंतर धावा बोलते रहेंगे और कंपनी को मराठों से उलझना पड़ेगा। दूसरा, काउंसिल के कुछ सदस्य जो थे उनकी राय थी कि आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लेना चाहिए, लेकिन क्लाइव जो है उसने समझ लिया था कि अभी ऐसा करना लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास इतने साधन नहीं थे कि वह इतने बड़े भूभाग जो है उसकी व्यवस्था कर सके। इससे कंपनी का मराठों से झगड़ा उठ खड़ा होता और इस बात की भी आशंका थी कि कहीं बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी उसके हाथ से न निकल जाए। इसके अलावा एक सुझाव ये भी आया था कि कंपनी मुग़ल बादशाह को दिल्ली जाने के लिए तथा अपना भाग्य आजमाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, लेकिन इस स्थिति में मराठे मुग़ल सम्राट को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। ये बात ठीक है कि मुग़ल सम्राट जो था, बादशाह जो था, वो नाममात्र का बादशाह था। उसके पास ना तो अपनी कोई सेना थी ना ही खजाना, लेकिन वैधानिक शासक तो वो अब भी था और कोई भी शक्ति उसको अपने वश में करके फ़ायदा उठा सकती थी। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने बहुत ही सूझबूझ और राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और मुग़ल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की। और ये जो संधि हुई थी इसकी शर्तें जो थी वो इस प्रकार से थी। पहली, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िलों को लेकर मुग़ल बादशाह को सौंप दिए जाएंगे। दूसरा, मुग़ल बादशाह ने एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी और एक अन्य फरमान द्वारा मुग़ल बादशाह ने मीर जाफ़र के पुत्र नमदुदौला को इन प्रांतों का नवाब स्वीकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह मुग़ल बादशाह के अधिकारी की हैसियत से शासन करने लगी। क्लाइव ने अवध के नवाब जो वजीर सुजाउद्दौला था उसके साथ भी अलग से संधि की।
और ये जो संधि थी, इस संधि के अनुसार कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर अवध का संपूर्ण राज्य शुजाउद्दौला को वापस सौंप दिया गया। दूसरा, चुनार का दुर्ग जो था वो अंग्रेज़ों के पास ही रहने दिया गया। तीसरा, नवाब वजीर ने कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। चौथा, नवाब वजीर ने भविष्य में मीर कासिम और उसके समर्थकों को संरक्षण या नौकरी न देने का आश्वासन दिया। पांचवा, अंग्रेज़ों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करने और असैनिक न्याय प्रदान करने का अधिकार मिल गया। निजामत का मतलब है शांति व्यवस्था और फौजदारी न्याय नवाब के अधिकार में रहा। नए समझौता जो हुआ था उसके अनुसार निजामत के कार्य के व्यय के लिए कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। इस प्रकार बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार इलाहाबाद जो कि संधि थी ये क्लाइव की बहुत ही गहरी सूझबूझ का प्रमाण रही। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी ने अभी वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। कंपनी किसी साहसिक योजना जो थी उसको हाथ में ले उससे पहले उसे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना आवश्यक था। कंपनी के वित्तीय और सैनिक साधनों पर पहले से ही बहुत अधिक दबाव बना हुआ था। चूँकि कंपनी मुख्यतः एक व्यापारिक संस्था थी, इसलिए उसके लिए अभी महत्वाकांक्षी योजना को हाथ में लेना उचित नहीं था। बंगाल की सुरक्षा की समस्या जो थी वो भी अभी बाकी थी और ऐसी स्थिति में नए सैनिक अभियानों में से कंपनी के व्यापार को भारी क्षति या हानि पहुंच सकती थी। इसके अलावा यदि अवध को कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता तो भारत के देसी शासकों में भी असंतोष उत्पन्न होने की संभावना थी। कंपनी के पास इतने बड़े राज्य का शासन चलाने के लिए ना तो योग्य अधिकारी थे और ना ही कर्मचारी। इन सभी तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद की संधि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात की जाती है कि बंगाल में ये जो दोहरा शासन किया था स्थापित क्या था। मुगल शासन पद्धति के अनुसार बंगाल सूबे का शासन दो भागों में बंटा हुआ था। दीवानी शासन जिसके अंतर्गत की कर वसूली और दीवानी जो न्याय है इसका कार्य सम्मिलित था, और निजामत जिसके अंतर्गत शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमण से रक्षा और फौजदारी न्याय के कार्य जो हैं वो शामिल थे। जिन दिनों मुगलों की केंद्रीय सत्ता सबल थी, बंगाल के सूबेदारों के पास निजामत के अधिकार ही थे, जबकि दीवानी शासन के लिए मुगल बादशाह अपनी तरफ से जो है अलग से व्यक्ति नियुक्त करते थे। इसे दीवान भी कहा जाता था। जब बंगाल का सूबेदार केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो गया तो उसने निजामत और दीवानी दोनों अधिकार ग्रहण कर लिए। फिर भी सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि दीवानी के अधिकार अब भी मुगल बादशाह के नाम पर उपभोग करता था। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नमदूदौला को बंगाल का नवाब बनाया गया और कंपनी ने शिशु नवाब पर एक नई संधि थोप दी, जिसके अनुसार कंपनी ने 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले में निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण का अधिकार भी कंपनी ने अपने पास रख लिया। नवाब द्वारा निजामत के अधिकार त्यागना वस्तुतः बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी को मुगल बादशाह की तरफ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई।
हालांकि मुग़ल बादशाह स्वयं इस समय दूसरों पर निर्भर था, लेकिन सैद्धांतिक और वैधानिक दृष्टि से अब भी वह संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य का अधिकारी था। इस प्रकार कंपनी को बंगाल में निजामत और दीवानी दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। शासन के इन दो भागों को जब दो अलग अलग शक्तियों को सौंप दिया जाता है तो उसे दोहरा शासन कहा जाता है। अब बात की जाए कि दोहरे शासन के अंतर्गत क्लाइव जो है इसने क्या क्या व्यवस्था स्थापित की। क्लाइव जो था उसको शासन संबंधी अधिकार मिल गए थे, लेकिन सरकारी कार्यों को संपादित करने योग्य न तो उसके पास साधन थे न ही रुचि थी। वास्तव में क्लाइव जो था वो कंपनी को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से दूर रखना चाहता था। उसका मानना था कि कंपनी के अधिकारी बंगाल की शासन व्यवस्था जो है उसकी पेचीदगियों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से दीवानी का काम चलाने का निश्चय किया। इसके लिए 2 नायब दीवान नियुक्त किए गए, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा शिताब राय जो थे इनको नियुक्त किया गया। इस प्रकार कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व भारतीय अधिकारियों पर डाल दिया। निजामत का कार्य नवाब के हाथों में रहने दिया गया और इसके लिए कंपनी ने नवाब को एक निश्चित धनराशि देना शुरू किया, परंतु चूँकि सैनिक शक्ति कंपनी के हाथ में थी, इसलिए नवाब अपने कार्यों को निभाने के लिए कंपनी पर निर्भर था। अर्थात निजामत की सर्वोच्च शक्ति अब कंपनी के पास थी, लेकिन उत्तरदायित्व जो था वो नवाब का था। चूँकि नवाब अल्पायु था, इसलिए उसके कामों की देखभाल के लिए नायब निजाम की नियुक्ति की गई और इस पद के लिए भी मोहम्मद रजा खां को चुना गया, जो कि बंगाल का नायब दीवान भी था। क्लाइव की ये जो शांति व्यवस्था है इसको दोहरा शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूबों में 2 सत्ताओं की स्थापना हुई, एक भारतीय और दूसरी विदेशी। विदेशी सत्ता वास्तविक थी, जबकि भारतीय सत्ता उसकी परछाई मात्र थी।